हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आर्ट एंड कल्चर की सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आज हम लोग वास्तुकला का लास्ट क्लास देखेंगे और देखेंगे कि जो मुगल कालीन स्थापत्य है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको केयरफुली देखिएगा और जो भी पॉइंट्स हैं इसको बार बार रिविजन कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज मुगल कालीन स्थापत्य को। और उसके पहले हम देखेंगे कुछ जो प्रांतीय स्थापत्य हैं जो मुगल काल के से पहले आसपास के जो क्षेत्रीय क्षेत्रों में जो है बनाए गए थे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपकी जो है हेडिंग है मध्यकालीन प्रांतीय जो शैलियों का स्थापत्य है और उसमें जौनपुर जो सरकी सुल्तानों का एक स्थान है, जहाँ पे सरकी सुल्तानों ने शासन किया है, उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मस्जिदों का निर्माण किया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका अटाला मस्जिद है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि अटाला मस्जिद कौन से क्षेत्र या प्रांत में पड़ता है। नेक्स्ट है झंझरी मस्जिद, वो भी यहीं पर है। और इसके अलावा जामा मस्जिद मोस्टली आप लगभग सभी प्रांतों में देखने को पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर पूरी जो मुस्लिम जनता होती है वो शुक्रवार का जो नमाज होता है वो साथ में अदा करते हैं। तो मोस्टली ये हर जगह देखने को मिलता है। तो ये आप देखेंगे कि जौनपुर में ये महत्वपूर्ण मस्जिद है जहाँ से अटाला और झंझरी बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है आपका अहमदाबाद का सिद्दी वसीर मस्जिद है। साथ ही अहमदाबाद का ये जो मस्जिद है, या जो आप देखेंगे इसको झूलती मीनार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो मस्जिद है इसकी जो मीनारें हैं ये झूलती हैं, या कहिए कि मूवमेंट होती हैं, यानी कि ये दो मीनार है। अगर एक मीनार को हिलाइए तो दूसरा मीनार ऑटोमेटिक ही मूव करने लगता है और इन दोनों की जड़ें जमीन में कहीं से एक दूसरे से अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी एक मीनार को हिलाइए तो दूसरा मीनार हिलने लगता है। और ये अजीब से साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, जिसका जो है साइंस समझ में नहीं आता कि कैसे एक दूसरे से अटैच हुए बिना ये एक को हिलाओ तो दूसरा हिलता है और ये गिरता भी नहीं है। तो इसीलिए इसको झूलती मीनार भी कहते हैं और इसी का नाम है, आप देखेंगे कि वसीर मस्जिद, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा चार मीनार बनवाया गया है। आपको पता है कि ये हैदराबाद का जो चार मीनार है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किसने बनवाया है, ये भी याद रखेंगे, कुली कुतुब शाह ने बनवाया है। इसके अलावा बंगाल का अदीना मस्जिद भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि अदीना मस्जिद कहाँ पे है, तो ये बंगाल में है। साथ ही यहाँ पर अन्य मस्जिद भी हैं, एक लाखी का मकबरा है, यहाँ पर लोटन मस्जिद है, बड़ा सोना मस्जिद है, यहाँ पे छोटा सोना मस्जिद भी, यानी कि बड़ा सोना और छोटा सोना दो मस्जिदें हैं। साथ ही कदम रसूल मस्जिद भी जो है वो आपके बंगाल में है। तो बंगाल में कई मस्जिदें हैं जिसमें छोटा सोना, बड़ा सोना, एक लाखी, कदम रसूल और साथ ही अदीना मस्जिद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ये आपका ग्वालियर का क्षेत्र है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ही भव्य किला है ग्वालियर का। और मैंने आपको पढ़ाते हुए हिस्ट्री में बताया भी था कि जो भी लोगों को दंड दिया जाता था उस समय मोस्टली लोगों को ग्वालियर के किले में ही कैद रखा जाता था और ये बहुत ऊंची पहाड़ी पर था। ग्वालियर के किले को 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था और इसके उत्तरी सिरे पर जहांगीरी महल है, शाहजहां महल है, कर्ण महल है, विक्रम महल है और जल जौहर कुंड है। इसके अलावा यहाँ पर सास बहू का मंदिर है। ये एग्जाम में आता है कि सास बहू का मंदिर कहाँ है, तो ये ग्वालियर के किले में है। इसके अलावा तेली का मंदिर भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ये भी आपका ग्वालियर के किले में है। और ये उत्तर क्षेत्र में होने के बावजूद ये द्रविड़ शैली में बने हैं, इसलिए और भी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्वालियर के किले में या कहाँ पर सास बहू का मंदिर और तेली का मंदिर है। इसके अलावा शास्त्रीय जो गायक थे तानसेन, ये भी इनका जो मकबरा है ये ग्वालियर के किले में है। और ग्वालियर में आप देखेंगे महारानी जो लक्ष्मीबाई है या झांसी की रानी का भी जो है समाधि स्थल है। साथ ही सूफी संत हैं जिनका नाम है गौस मोहम्मद, इनका भी मकबरा ग्वालियर के किले में है। गौस मोहम्मद अपने आप को कृष्ण का अवतार भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। कौन से सूफी संत खुद को कृष्ण का अवतार कहते हैं, तो गौस मोहम्मद है जो खुद को कृष्ण का अवतार कहते हैं। इनका मकबरा भी ग्वालियर के किले में है, इसलिए आपका जो ग्वालियर का किला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान देंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे 15वीं शताब्दी में ही राजा मान सिंह ने अपनी पत्नी मृगनयनी के प्रेम में गुजरी महल का भी निर्माण करवाया है। गुजरी महल भी
आपका ग्वालियर के किले में है। तो ये सारे पॉइंट्स ग्वालियर से हैं। नेक्स्ट है आपका जयपुर। जयपुर आप जानते हैं राजस्थान का एक शहर है और जयपुर को बसाने वाले हैं सवाई राजा जय सिंह, ये भी एग्जाम में आता है। साथ ही इसको पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के जो इमारतें हैं, जो भवन है, जो किले हैं, ये ज्यादातर पिंक यानी कि गुलाबी कलर के पत्थर से बने हैं, इसके लिए इसे पिंक सिटी कहते हैं। साथ ही जयपुर में सवाई राजा जय सिंह ने एक वेधशाला या जंतर मंतर भी बनवाया है। साथ ही यहाँ पर हवा महल बनवाया गया है, जो उस समय की जो महारानियां होती थी, राजकुमारियां होती थी, उस हवा महल से बाजार को देखा करती थी, बाजार के दृश्य का लुत्फ उठाया करती थी और इसमें बहुत ज्यादा खिड़कियों का भी प्रयोग किया गया था। और जो सवाई राजा जय सिंह है, इन्होंने जयपुर में ही नहीं, इन्होंने जयपुर के अलावा 4 अन्य स्थानों पर भी जंतर मंतर यानी कि वेधशालाएं बनवाई थी। पहला तो जयपुर में था, दूसरा दिल्ली में था, तीसरा जो था ये मथुरा में था, चौथा उज्जैन में था और छठा वाराणसी में था। ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अवध या लखनऊ का स्थापत्य। अवध में या लखनऊ में आप जानते हैं बड़ा इमामबाड़ा है, इसको नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया है। और कब बनवाया है? 1775 से 97 के बीच इनका टाइम पीरियड है और उसी दरमियान उन्होंने बड़ा इमामबाड़ा बनाया है। नाम याद रखेंगे, आसिफउद्दौला। पश्चिमी हिस्से में रूमी दरवाजा है, इमामबाड़ा के पश्चिमी हिस्से में ही रूमी दरवाजा भी है। छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह ने बनवाया है। इसके अलावा 76 जो है मंजिल और नसरुद्दीन हैदर ने इसको बनवाया है। मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन 1735 से जो है इस टाइम का ये एक तरीके से कहिए कि पीरियड है। और यहाँ पे कास्टेडिया या ला मार्टियर इमारत भी है। इसके अलावा कैसर बाग नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा बनवाया गया है। ये जो इमारतें हैं ये आपके हैं लखनऊ से संबंधित, ये याद रखेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके अवध के हैं और जिसमें आप देख रहे हैं 1735 से 1800 के बीच की ये जो टाइम पीरियड है। इसी समय जनरल जो है क्लाउड मार्टिन ने कास्टेडिया या ला मार्टियर इमारत की स्थापना की है। साथ ही कैसर बाग की स्थापना नवाब वाजिद अली शाह ने किया था। नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ या अवध के अंतिम नवाब थे, याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट है सूरकालीन स्थापत्य या अफगानों की जो वास्तुकला है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी का मकबरा सूरकालीन स्थापत्य का सबसे खूबसूरत और जो है उन्नत उदाहरण है। शेरशाह सूरी ने सासाराम बिहार में अपना खुद का मकबरा जीवित रहने के दरमियान ही करवाया था और ये बहुत ही सुंदर है। एक कृत्रिम झील के बीच में बनाया गया है ये मकबरा, जो काफी फेमस है। शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही इन्होंने नगर भी बसाया है और शेरशाह ने दीन पनाह को तुड़वा कर उसके मलबे पर पुराने किले का भी निर्माण करवाया है। एग्जाम में आता है कि दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। किला ए कोहना, इसी पुराने किले के अंदर इन्होंने किला ए कोहना नामक एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ये भी एग्जाम में आता है कि किला ए कोहना कहाँ है? पुराने किले दिल्ली में है। किसने बनवाया है? शेरशाह सूरी ने बनवाया है। इसके अलावा इन्होंने शेरसूर नगर भी बसाया है और साथ ही एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को इन्होंने पटना का नाम दे दिया या उसका नाम बदल करके पटना कर दिया था। तो एग्जाम में आता है कि पटना का नाम या पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। अब बात करेंगे मुगल कालीन स्थापत्य का। मुगल काल का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। मुगल काल के चित्रकला का स्वर्ण काल हम देखते हैं कि जहांगीर के काल को कहा जाता है और मुगल काल के स्थापत्य का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। तो देख लेते हैं मुगल कालीन स्थापत्य के बारे में। तो मुगल कालीन स्थापत्य जो है इसमें ईरानी तत्व भी है, इसमें तुरानी तत्व भी है, इसमें ट्रांस आक्सियाना तत्व का सम्मिश्रण भी है, साथ ही सल्तनत कालीन तत्व, भारतीय तत्व भी इसमें शामिल है और इसके अलावा पित्रादुरा तकनीक का भी मुगल कालीन स्थापत्य में बड़ा प्रयोग किया गया है। तो मुगल कालीन जो स्थापत्य है इस पर ईरानी, तुरानी, सल्तनत कालीन, भारतीय, मुगल इन सारी शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। एक अद्भुत समन्वय यहाँ की इमारतों में देखने को मिलता है। मुगल कालीन वास्तुकला का विकास क्रम
तो शुरुआत बाबर के समय में हुआ है मुगल कालीन स्थापत्य का। हालांकि बाबर बहुत ज्यादा निर्माण नहीं करवा पाए, ये कुछ मस्जिदों का निर्माण ही करवा पाए थे, साथ ही बाग बगीचों का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। लेकिन इसको आगे ले जाकर के हुमायूं ने कुछ स्थापत्य का निर्माण किया। बाबर अकबर के समय में स्थापत्य का काफी विकास हुआ और शाहजहां के काल में इसका स्वर्ण काल आया और फिर आप देखेंगे औरंगजेब के काल में इसका पतन शुरू हो गया था। तो वही यहाँ पे दिया है, शुरुआत बाबर ने किया, विकास अकबर के समय में हुआ, चरम शाहजहां के समय और पतन औरंगजेब के समय में मुगल स्थापत्य का आ गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाबर कालीन कुछ महत्वपूर्ण जो बाग और मस्जिद है इनको देख लेते हैं। पानीपत का काबुली बाग मस्जिद याद रखेंगे, पानीपत का जो काबुली बाग मस्जिद है बाबर ने बनवाया है। संभल की जामा मस्जिद बाबर ने बनवाया है। अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद है ये बाबर के ही सेनापति मीर बाकी ने बनवाया है, याद रखेंगे। बाबर के सेनापति का नाम मीर बाकी था जिन्होंने बनवाया है, ये भी बाबर काल से संबंधित है। और इसके अलावा आगरा का राम बाग बाबर काल का है और हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी और इसी दीन पनाह नगर की सीढ़ियों में जो नगर में एक उन्होंने पुस्तकालय बनवाया था जिसके सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो इनके समय में कोई खास स्थापत्य का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन बाबर के समय के जो मस्जिद है इनको याद रखेंगे, काबुली बाग मस्जिद, संभल का मस्जिद और अयोध्या का बाबरी मस्जिद, साथ ही आगरा का जो राम बाग है ये बाबर के समय से संबंधित है। हुमायूं के समय का कोई स्थापत्य हमें देखने को खास नहीं मिलता है। दीन पनाह नगर इन्होंने दिल्ली में बसाया था और उसी में लाइब्रेरी वगैरह भी इन्होंने बनवाई थी, तो ये इनको जो है इसका श्रेय जाता है। अकबर का काल आता है, अकबर के काल में ही हुमायूं का मकबरा बना है जो काफी भव्य है, खूबसूरत है। और हुमायूं का जो मकबरा है ये हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम ने बनवाया है, जो कि अद्भुत है, अपने आप में बहुत ही खूबसूरत पहली इमारत जो 4 बाग पद्धति में बना है। 4 बाग पद्धति क्या होता है, तो जब इमारत बीच में होती है और इमारत के चारों तरफ बाग बगीचे लगा दिए जाते हैं तो इसी को 4 बाग पद्धति कहते हैं। और 4 बाग पद्धति में बनने वाला ये पहला इमारत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखेंगे। साथ ही ये ताजमहल का पूर्वगामी भी है, ये भी याद रखेंगे कि ये ताजमहल से पहले ताजमहल जैसा बना भवन है। साथ ही अकबर के समय में आगरा का किला भी बना है जो कि काफी भव्य है, अकबर ने बनवाया है। लाहौर का किला भी अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी का किला अकबर ने बनवाया है। इसके अलावा आप देखेंगे बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला, पंचमहल, ये सारे जो है ये अकबर ने बनवाए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, अकबर के समय में ही फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे भवनों का निर्माण हुआ था, जिसमें जोधाबाई का महल, पंचमहल और वहाँ पे बीरबल का महल भी है। साथ ही वहाँ पे तुर्की के सुल्तान का महल है और वहाँ पे जो है सलीम चिश्ती का दरगाह भी है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप लोगों को याद होने चाहिए। जो बुलंद दरवाजा है जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनाया था, ये भी आता है कि किस उपलक्ष्य में उन्होंने बनवाया था या किस विजय के खुशी में बनवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना करने के बाद अकबर ने उसको अपनी प्रशासनिक राजधानी भी बनाई थी। साथ ही फतेहपुर सीकरी में उन्होंने जितनी इमारतें बनवाई हैं वो अलग अलग धर्मों से प्रभावित हैं। जैसे जोधाबाई का जो महल है ये हिंदू धर्म से प्रभावित है, पंचमहल जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित है, साथ ही तुर्की सुल्तान का जो भवन है इस्लामी पद्धति से, और मरियम का जो महल है वो जो है ईसाई पद्धति की जो होती हैं इमारतें उनसे प्रभावित है। इस तरह से लगभग सभी धर्मों का वहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे लगता है कि एक महान शासक का धर्मनिरपेक्ष जो सोच है वो फतेहपुर सीकरी को देख करके पता चलता है। तो अकबर ने अपने समय में बहुत सारे स्थापत्य का विकास किया, जिसमें जो किले हैं सबसे महत्वपूर्ण हैं आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, साथ ही आप देखेंगे लाहौर का किला। ये किले अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी का किला, हुमायूं का जो मकबरा है ये अकबर की ही माँ ने या उनकी पत्नी ने हमीदा बानो बेगम ने बनवाया है। और इसका जो डिज़ाइन है ये एग्जाम में आता है कि किसने बनाया था या किसने जो है इसका डिज़ाइन किया था। जो शिल्पकार हैं ये फारसी शिल्पकार हैं जिनका नाम है मिर्जा गयास बेग। नाम याद रखेंगे बच्चों, एग्जाम में आता है कि हुमायूं की जो मकबरा है उसके शिल्पकार कौन है, मिर्जा गयास बेग हैं। कौन है ये, फारस से बुलवाए गए थे स्पेशली और इन्होंने ही डिज़ाइन किया था मकबरे को और इतनी खूबसूरती से मकबरा बनाया गया है।
इसकी विशेषता क्या है? ये लाल बलुआ पत्थर का बना है, लेकिन इसमें दोहरे गुंबद का उपयोग किया गया है जो भवन को ठंडक और मजबूती प्रदान करता है। साथ ही हुमायूं का जो मकबरा है, इसके जो गुंबद है ये संगमरमर के हैं। ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि किसका बना है। इनका मकबरा तो लाल बलुआ पत्थर का है, लेकिन जो गुंबद है ये संगमरमर का है। साथ ही हुमायूं के मकबरे में बहुत सारे लोगों का मकबरा है, लगभग 12 से 14 लोगों का मकबरा है जो कि जो है मुगल साम्राज्य के ही खानदान से जुड़े हुए हैं, जिसमें से आप देखेंगे दारा शिकोह का मकबरा भी इसी में है, जिसको खोजने का जो काम है वो इस समय भारत सरकार कर रही है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो मकबरे हैं ये हुमायूं के मकबरे में ही देखने को मिलते हैं। आगरा का किला, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया है? 1504 ईस्वी में। लेकिन आगरा का किला अकबर ने बनवाया है। कब बनवाया है? 1565 ईस्वी में। और आगरा फोर्ट में 2 दरवाजे भी हैं। ये भी एग्जाम में आया कि आगरा फोर्ट में जो 2 दरवाजे हैं उनका नाम क्या है? तो एक का नाम है दिल्ली गेट और दूसरे का नाम है अमर सिंह गेट। साथ ही इसी गेटों पर 2 वीर राजपूत जयमल और फत्ता की मूर्तियां भी हैं। आपको मैंने बताया था कि चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था अकबर ने, तो जयमल और फत्ता ने अपने जो शासक थे अमर सिंह, उनको बचाने के लिए बहुत वीरता पूर्वक लड़े थे, जिसकी वजह से जयमल और फत्ता की वीरता पूर्वक लड़ने से मृत्यु हो गई थी और अकबर उनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुए थे। इसीलिए उन्होंने उनके जो है मूर्तियों को घोड़े पर सवार बनवाया है अपने किले के द्वार पे, जो आप जानते हैं दिल्ली गेट, और आपका जो दूसरा नाम है वो है अमर सिंह गेट। इसी गेट के दरवाजे पर इन वीर राजाओं या इन वीर योद्धाओं का जो मूर्ति है ये बना हुआ है। ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं बच्चों और क्या है। फतेहपुर सीकरी जो अकबर के महान सोच को दर्शाता है, अकबर के महान सोच को दिखाता है, साथ ही उनकी धर्मनिरपेक्षता को दिखाता है। फतेहपुर सीकरी ये आप देखेंगे आगरा से 36 किलोमीटर दूर पश्चिम में है और यहाँ पर अकबर के द्वारा बनाए गए बहुत सारे स्थापत्य हैं, जिसमें आप देखेंगे अकबर ने इसको अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाई। लाल बलुआ पत्थर से 7 मील लंबे घेरे का ये जो मतलब फतेहपुर सीकरी बना है और यहाँ पर इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया है जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया। साथ ही किले का जो डिजाइन है ये बहाउद्दीन ने बनाया है। याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी का जो किले का डिजाइन है वो बहाउद्दीन ने बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। यहाँ पर दीवाने आम है, दीवाने खास है, जामा मस्जिद है, इबादत खाना है, सलीम चिश्ती का मकबरा है। ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा है, हिरण मीनार भी है यहाँ पर, साथ ही मीना बाजार है, जो है ज्योतिषी की बैठक है, हवा महल है, यहाँ पर पंच महल है, साथ ही बीरबल का महल है, जोधा बाई का महल है, मरियम का महल है, तुर्की सुल्तान की कोठी है। ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अकबर ने बनवाया है। जो अलग अलग इमारतें उन पे भिन्न भिन्न धर्मों की कलाओं का छाप यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो जोधा बाई थी एक हिंदू राजकुमारी थी, तो इनके लिए उन्होंने जो महल बनवाया उसमें उन्होंने तुलसी का चौरा, कमरों में जगह जगह ताखे और ताखों में मूर्तियां, इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया था। साथ ही दीवारों पर कृष्ण की जो है रासलीला के चित्र भी देखने को मिलते हैं। तो अकबर ने सबकी भावनाओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था और सभी धर्मों की वहां पे खूबसूरत कलाकृतियां और डिजाइन देखने को मिलती हैं। तुर्की सुल्तान की कोठी स्थापत्य का मोती जो है कहा जाता है, क्योंकि काट्स तकनीक का इसमें बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। इसमें काठ की तकनीक का यानी कि जो लकड़ी होती है उसमें नक्काशी का बहुत ही खूबसूरत नमूना देखने को मिलता है तुर्की के सुल्तान के महल में, इसीलिए इसको मोती कहा जाता है स्थापत्य का। फतेहपुर सीकरी स्थित जोधा महल में हिंदू छाप के साथ साथ ऋतु के अनुसार कमरे के तापमान को नियंत्रित करने की तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था कि जो उनका महल है वो गर्मी में ठंडा रहे और ठंडी में गर्म रहे। ऐसी तकनीक को ध्यान में रख करके महारानी के लिए जो महल बनवाया गया था, यानी कि काफ़ी खूबसूरत है ये। हर तरह से इसमें जो टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई है वो उस समय की उन्नत टेक्नोलॉजी है जो टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता था। तो ये जो है सारे स्थापत्य अकबर कालीन हैं।
आगे हम देखेंगे जहांगीर काल के स्थापत्य को। हालांकि जहांगीर जो है सबसे ज़्यादा चित्रकला से प्रभावित थे, इन्होंने चित्रकला के विकास पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, इसीलिए इनके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य भी बनवाए हैं, साथ ही इनके समय में अन्य लोगों ने भी कुछ स्थापत्य बनवाए हैं, जिसमें नूरजहां भी हैं। तो देख लेते हैं बच्चों इनके समय की खास स्थापत्य। तो जहांगीर के काल का है अकबर का मकबरा, जो कि सिकंदरा आगरा में है। और ये जो अकबर का मकबरा है, इस मकबरे पर बौद्ध धर्म की कलाकृतियों का, हिंदू धर्म की कलाकृतियों का, और इसके अलावा ईसाई जो शैली है उसका, साथ ही इस्लामिक शैली, इस तरह से हर धर्म के शैली का उपयोग किया गया है। तो अकबर के जो मकबरा है इसमें धर्मनिरपेक्षता दिखती है, हर धर्मों का इस पर जो है कलाकृतियों का छाप दिखता है। तो अपने आप में काफ़ी अद्भुत है अकबर का जो मकबरा है, जो कि आगरा सिकंदरा में है। साथ ही एतमादुद्दौला का मकबरा, ये भी अपने आप में बहुत ही विशिष्ट मकबरा है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो है नूरजहां के द्वारा बनवाया गया है। ये नूरजहां के पिता थे जिनका नाम गयास बेग था, और इनको उपाधि दिया गया था एतमादुद्दौला का। उनकी मृत्यु के बाद ये जो है उनकी बेटी ने मकबरा बनवाया था। और ये पहली इमारत है जो संगमरमर का बना था, इसलिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि वो कौन सी इमारत है जो पहली बार संगमरमर का बनाया गया है। तो एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला कौन है? नूरजहां के पिता है। नाम क्या था उनका? गयास बेग था। साथ ही ये पहली इमारत है जिसमें पित्रादुरा शैली का उपयोग किया गया है। और जो पित्रादुरा शैली है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। पित्रादुरा शैली का मतलब होता है संगमरमर की इमारतों पर या पत्थर की इमारतों पर जो नक्काशी का, जो सजावट का काम किया जाता था। और ये सजावट मामूली चीज़ों से नहीं बल्कि बेशकीमती पत्थरों से, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य जो है धातुओं से किया जाता था। इसी को पित्रादुरा शैली कहते हैं। और इस शैली का सबसे पहले उपयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में मिलता है, जो कि संगमरमर का पहला इमारत है और नूरजहां ने अपने पिता के लिए आगरा में बनवाया है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, ये भी दिल्ली में है, ये भी जहांगीर के काल से संबंधित है। अनारकली का मकबरा, ये भी लाहौर में है। और अनारकली के बारे में आपने सुना भी होगा, ये जहांगीर की प्रेयसी थी, इनका मकबरा लाहौर में है। जहांगीर का जो मकबरा है ये भी लाहौर में है। साथ ही नूरजहां का मकबरा भी लाहौर में है। और दिलकुश बाग का निर्माण जो है जहांगीर ने किया है लाहौर में। शालीमार बाग का निर्माण इन्होंने कश्मीर में किया है। तो ये भी एग्जाम में आता है कि शालीमार बाग का निर्माण किसने किया और कहाँ पर है, दिलकुश बाग का निर्माण किसने किया और कहाँ पर है। और तीन मकबरे नूरजहां, अनारकली और जहांगीर, इन तीनों लोगों का जो मकबरा है ये लाहौर में है। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सभी कलाओं का प्रभाव है, इसीलिए अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। एतमादुद्दौला का मकबरा, ये अकबर एवं शाहजहां की शैलियों के मध्य की एक कड़ी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अकबर और शाहजहां के शैलियों के बीच की कड़ी है, यानी कि ये इसीलिए सबसे ज़्यादा अद्भुत माना जाता है। और इसका निर्माण नूरजहां ने 1626 से 28 ईस्वी में किया था, जो कि मिर्जा गयास बेग उर्फ एतमादुद्दौला की पुत्री थी। और इसमें पित्रादुरा तकनीक का पहली बार उपयोग किया गया। साथ ही ये संगमरमर की पहली इमारत है, ये भी याद रखेंगे, संगमरमर की पहली इमारत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे शाहजहां के काल को। और शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इन्होंने इमारतें बनवाई। हालांकि अकबर ने भी इनसे कम नहीं बनवाया है, लेकिन शाहजहां चूँकि इन्होंने ताजमहल बनवाया, जो कि विश्व का 7वां अजूबा है, इसकी वजह से ये और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। तो इस वजह से इनके काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हालांकि अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि अकबर के काल में स्थापत्य हो, साहित्य हो या साम्राज्य विस्तार हो, समृद्धि हो या शांति हो, या हर क्षेत्र में विकास हुआ है, इसीलिए ओवरऑल उनका काल जो है स्वर्ण काल कहलाता है। इन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया है। और लाल किला कौन सा? दिल्ली का लाल किले का निर्माण इन्होंने करवाया है। शाहजहां ने 1628 ईस्वी में यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नगर का जो है नींव डाला था। और शाहजहानाबाद नगर में ही इन्होंने मीना बाजार,
का जो है खुलवाया था। साथ ही आप देखेंगे चांदनी चौक जो बाजार है वो भी इसी में पड़ता है, और इसी चांदनी चौक बाजार के बीच से नहर बहिश्त नामक एक नहर को भी इन्होंने बनवाया था। एग्जाम में आता है कि नहर ए बहिश्त जो है ये कहाँ पे है, तो ये उसी चांदनी चौक बाजार के बीच से निकाली गई नहर है जो कि शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहानाबाद नगर में अष्टभुजाकार लाल किले का निर्माण भी किया गया है, और इसी लाल किले के अंदर शीश महल बनवाया है शाहजहां ने। साथ ही रंग महल इन्होंने बनवाया है, हीरा महल बनवाया है, नौबत खाना जो है महल है, दीवान ए आम है, दीवान ए खास है। ऐसी इमारतों का निर्माण इन्होंने लाल किले के भीतर किया था, और इसी लाल किले के भीतर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण किया है। ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है, याद रखेंगे। और इसके बाएं तरफ हयात बख्श बाग भी है, ये भी स्थापत्य कला का एक बेहतर नमूना है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे बच्चों कि यहाँ जितनी भी इमारतें हैं सारी शाहजहां ने बनवाई हैं, जिसमें बहुत सारी इमारतें हैं, लेकिन उसमें से एक इमारत जिसे मोती मस्जिद कहते हैं ये बनवाया औरंगजेब ने, और एग्जाम में इसलिए बहुत ज्यादा आता है। अब आगे बात करेंगे ताजमहल का। तो ताजमहल अपने आप पे काफी अद्भुत है। ताजमहल जो है ये शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर बनवाया है। अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के याद में उन्होंने इसको बनवाया है, जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। इन्हीं की याद में इन्होंने इसको बनवाया है, और ये 1631 से 53 यानी कि लगभग 22 वर्षों तक जो है इसका निर्माण कार्य चला। 22 वर्षों में जाकर के ताजमहल बन करके तैयार हुआ था, और इसमें सिर्फ संगमरमर का उपयोग किया गया है, सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, जो राजस्थान के मकराना के खान से लाया गया था, और ये भव्य इमारत बनने में 22 वर्षों का समय लगा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ताज के अनुसार ताजमहल 31 से 48 के मध्य निर्मित हुआ है, लेकिन भारतीय जो रिकॉर्ड है उसमें 1631 से 53 का डेट मिलता है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाली पहली इमारत भी है। ये भी याद रखेंगे, जो सबसे पहले शामिल किया गया था यूनेस्को की धरोहर सूची में 1983 में। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिजाइन बनाया है। याद रखेंगे ताजमहल के जो शिल्पकार हैं या जो डिजाइनर है वो है उस्ताद अहमद लाहौरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही उस्ताद इंसाक खां के निर्देशन में 22 वर्षों तक ये काम चला था। ताजमहल में कई इमारतों का जो है एक तरीके से कहिए कि देखने को मिलता स्वरूप, जैसे हमारा जो संविधान है इसमें हमने बहुत सारे देशों की अच्छी अच्छी चीजों को समाहित किया है, तब जाके हमारा संविधान विश्व के सभी संविधानों में कहीं अपने आप में विशिष्ट है, और इतने सालों बाद भी आज चल रहा है और समाप्त नहीं हुआ, जबकि विश्व के बहुत सारे संविधान समाप्त हो चुके हैं। ऐसे ही ताजमहल नहीं है। ताजमहल में उस समय के जितनी भी खूबसूरत इमारतें थी उनसे अच्छी अच्छी चीजों को लिया गया है, इसी वजह से ताजमहल अपने आप में विशिष्ट है और विश्व का 7वां अजूबा है। तो देखते हैं वो कौन सी खास बातें हैं जो ताजमहल में शामिल किया गया जिसकी वजह से वो इतना है खास। तो देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। तो ताजमहल कई इमारतों से प्रेरित रहा है, जैसे डिजाइन और चारबाग शैली, ये जो है हुमायूं के मकबरे से लिया गया है। हुमायूं का मकबरा पहला है जो चारबाग शैली में बना है। साथ ही हुमायूं के मकबरे का जो डिजाइन है उसी डिजाइन पर ताजमहल को बनाया गया, इसीलिए तो हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, यानी कि उससे ताजमहल प्रेरित है, उसके डिजाइन और चारबाग शैली से। ये पद्धति जो है हुमायूं के मकबरे से लिया गया है। इस्लामिक सादगी के मामले में यह अकबर के मकबरे से जो है प्रेरित है। अकबर का मकबरा, उसमें इस्लामिक सादगी दिखती है, तो उसको भी ताजमहल में समाहित किया गया है। साथ ही आप देखेंगे यूनेस्को की सूची में शामिल है। और कब्र डिजाइन के मामले में यह मांडू के होशंगाबाद के मकबरे से प्रेरित है, कि जो कब्र का डिजाइन होगा वो कैसा होगा, तो मांडू के होशंगाबाद के मकबरे से प्रेरित है। और संगमरमर एवं पित्रादुरा तकनीक का इस्तेमाल एतमादुद्दौला के मकबरे से प्रेरित है, यानी कि संगमरमर का बनेगा और इस पर भी पित्रादुरा शैली का उपयोग किया जाएगा। ये जो प्रेरणा है ये एतमादुद्दौला के मकबरे से लिया गया है। साथ ही झील में भवन के प्रतिबिंब बनने के मामले में यह सासाराम विहार का जो शेरशाह सूरी का मकबरा है उससे प्रेरित है। जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा झील में उसका प्रतिबिंब बनता है, ऐसा ही प्रतिबिंब ताजमहल का भी बनना चाहिए। इस प्रेरणा को लेते हुए जो है इसको बनाया गया है यमुना नदी के किनारे। साथ ही इसके चारों तरफ आप देखेंगे पानी के जो है कृत्रिम छोटे छोटे तालाब जैसी संरचना भी है, जहाँ से पानी के फव्वारे निकलते रहते हैं। तो आप देखेंगे उस समय की जो सबसे विशिष्ट इमारतें थे
उन सब से कुछ ना कुछ लेकर के ताजमहल को इतना खूबसूरती से बनाया गया है, जिस पर बहुत सारी इमारतों का छाप है, तभी ताजमहल इतना खूबसूरत है जिसमें कोई कमी नहीं दिखती है। तो ये सारी चीजें बच्चों याद रखेंगे। आप बात करेंगे औरंगजेब के काल का। औरंगजेब के काल में आपको पता है स्थापत्य कला का जो है पतन हो गया था और औरंगजेब ने इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अपनी प्रिय पत्नी के कहने पर उन्होंने उनके लिए एक मकबरा बनवाया है, साथ ही उन्होंने मोती मस्जिद बनवाया जो कि लाल किले में है। तो उनकी जो पत्नी है इनका नाम राबिया उद दौरानी था, जिनका वास्तविक नाम दिलरास बानो बेगम था। दिलरास बानो बेगम, जिनको उपाधि दिया गया था राबिया उद दौरानी का, जो फारस की थी। इनसे इन्होंने शादी किया था और ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि ये ऐसे राजा जिन्होंने एक मात्र विवाह किया था, यानी कि जिनकी एक ही पत्नी थी, और उन्होंने अपनी पत्नी के खुशी के लिए या उनकी याद में या उनके कहने पर दक्कन यानी कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पर इन्होंने एक ताजमहल का नकल जो है करके उनके लिए मकबरा बनवाया था। इसको ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहते हैं, इसको ताजमहल का उत्तरगामी भी कहते हैं, और इसको दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं, और इसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं। तो इसका इतना सारा नाम है, राबिया उद दौरानी का मकबरा कहें या बीबी का मकबरा कहें या ताजमहल का उत्तरगामी कहें या दक्कन का मकबरा कहें या ताजमहल का फूहड़ नकल कहें, ये सारे नाम जो है ये औरंगजेब की जो है पत्नी के लिए जो बनाया गया मकबरा है उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। तो औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम या राबिया उद दौरानी की याद में वास्तुकार कौन है? अताउल्ला खां, उस्ताद अहमद लाहौरी के पुत्र हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी आपको मैंने बताया था, इन्होंने ताजमहल का डिजाइन किया था, और इन्हीं के पुत्र ने जो है राबिया उद दौरानी के मकबरे को डिजाइन किया है, जिनका नाम है अताउल्लाह। और इन्होंने क्या किया, साथ ही हंसपत राय ने भी इनकी मदद की है। ये सारे लोगों ने मिलकर के जो है उनके मकबरे को डिजाइन किया है। तो ये सारे मुगल काल के स्थापत्य हैं। थोड़ी बहुत पॉइंट्स जो कि ब्रिटिश और फ्रांसीसियों से भी आते हैं उनको भी देख लेते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो पुर्तगाली हैं ये भारत आने वाले पहले विदेशी थे, और पुर्तगाली जब भारत आए तो इन्होंने काफ़ी समय तक यहाँ पर निवास किया, और निवास करने के बाद इन्होंने बहुत सारे भवनों का निर्माण किया। और आपको पता है जब कोई बाहर से आता है तो अपने साथ कलाकृतियाँ लेकर के आता है, लेकिन जो वास्तुकार होते हैं, जो डिज़ाइनर होते हैं, वो उसी देश के होते हैं। तो इन्होंने अपने यहाँ से जो है एक डिज़ाइन लेकर के आए पुर्तगाली, और उस डिज़ाइन में जो भवनों का निर्माण किया उन्होंने, ये कहलाया अरेबियाई शैली या अरेबियाई जो है एक तरीके से कहेंगे स्थापत्य कला। तो ये जो कला है, ये जो वास्तुकला शैली है, ये कौन लेकर के आए हैं? पुर्तगाली लेकर के आए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता, अरेबियाई शैली का विकास भारत में किसने किया है? पुर्तगालियों ने किया है। अंग्रेज जब उनका साम्राज्य स्थापित हुआ तो इन्होंने भी बहुत सारे भवनों का निर्माण किया, और इन्होंने जिन भवनों का निर्माण किया वो बहुत सारी शैलियों में विकसित थी, जो कि ब्रिटेन की थी। और ये शैली कौन कौन सी थी? गोथिक शैली थी, साथ ही नव गोथिक शैली थी, इसके अलावा इंडो गोथिक शैली भी थी। इंडो गोथिक शैली की क्या विशेषता है? इसको विक्टोरियन शैली भी कहते हैं। इंडो गोथिक शैली पर भी इस्लाम का, हिंदू धर्म का और साथ ही जो है क्रिश्चियन धर्म की कला का मिश्रित रूप है, इसी वजह से इसको इंडो गोथिक शैली कहा जाता है, यानी कि इसमें भारतीय कला का भी मिश्रण है, और भारतीय कला अपने आप में कई धर्मों की कलाओं का मिश्रण है। तो ये जब ब्रिटिश की कला से मिलती है तो इसे इंडो गोथिक शैली कहा जाता है। तो इसका विकास भी ब्रिटिश ने किया। साथ ही इंपीरियल शैली और विक्टोरियन शैली और रोमांसिक शैली, इन सभी शैलियों का जो विकास है ये अंग्रेजों ने भारत में किया। इन सभी शैलियों का जो उपयोग अंग्रेजों के द्वारा भारत में किया गया, उनके द्वारा जो भी भवनें बनाई गई हैं, इसमें गोथिक शैली, नव गोथिक शैली, इंडो गोथिक शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो भवनें होती हैं, इनकी जो खिड़कियाँ होती हैं बड़े बड़े होती हैं और शीशे के लगे होते हैं। साथ ही जो भवनें होती हैं ऊपर की तरफ नुकीली होती हैं, और इस तरह की भवन आप देखते हैं गिरजाघर वगैरह जो होते हैं वो इंडो गोथिक शैली या गोथिक शैली के ही उदाहरण है, जिनमें बड़ी बड़ी खिड़कियां और कई महले घर, और साथ ही ऊपर का जो छोर होता है वो नुकीला बनाया जाता है, क्रॉस में बनाया जाता है। यही इंडो गोथिक या गोथिक शैली है। इसके अलावा और है बच्चों, मुंबई का स्थापना किसने किया है? ओंगियार ने किया है, इंपॉर्टेंट है। कोलकाता की स्थापना जाप चार्नॉक ने किया है, ये भी एग्जाम में आता है। मद्रास का स्थापना फ्रांसिस डे ने किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
साथ ही राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन है ये लुटियन ने किया है, इनको एडविन लुटियन भी कहते हैं। इन्होंने ही इंडिया गेट और संसद भवन का डिजाइन भी किया है। और साथ ही जो है आप देखेंगे वर्तमान में जो आपकी अमरावती है, जो कि आपकी राजधानी बनने वाली है आंध्र प्रदेश का, इसका जो डिजाइन है ये फ्रैंक गैरी कर रहे हैं, ये भी याद रखेंगे, फ्रैंक गैरी। साथ ही चंडीगढ़ का जो डिज़ाइन है ये अपने आप में अद्भुत है, ग्रिड पैटर्न पर ये डिज़ाइन किया गया, बहुत ही खूबसूरत शहर है जहां पर ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पे काटेंगी, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे, और जितने घर होंगे सबको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, ऐसा वहां पे डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही खूबसूरत चंडीगढ़ शहर डिज़ाइन किया गया है। किसने डिज़ाइन किया है? ये कर्बूजियर ने किया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है ये भी डिजाइन किया गया है जूलियस वाज के द्वारा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी थोड़ा 2-4 बार देख लीजिएगा, इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगा एग्जाम में। तो आज के लिए रहने देते हैं बच्चों, खूब अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे हम और भी चीज़ों के साथ मिलेंगे और आज की क्लास का हम प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और देखेंगे कि आपको कितना समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।